ये कहानी शुरू होती है कई सिस्टम विंडो से, जो दुनिया भर में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में नागरिकों को इन्फॉर्म कर रही थी। मछुआरों को समुद्र के किनारे एक विशाल एबलोन मिला था, इतना बड़ा कि 10 लोग भी उसे घेर नहीं सकते थे। शक था कि ये न्यूक्लियर वेस्ट वाटर की वजह से म्यूटेटेड हो गया है। एक टूरिस्ट एरिया में एक प्राचीन पेड़ अचानक तेजी से बढ़ने लगा था। उसकी जड़ें किलोमीटरों तक फैल रही थी और एबनॉर्मल अर्थ पल्स की वजह से जमीन में दरारें पड़ रही थी। नोटिफिकेशंस आती रहीं, आसमान से गिरती हुई विशाल बेलें, जैसे कोई फेरी टेल सच्चाई बन गई हो। कई जगहों पर सबवे ट्रैक्स टूट चुके थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा ये बस कुछ सेंसेशनलिस्ट हेडलाइंस है, वैसे ही जैसे सालों पहले ज़ॉम्बी बाइट वाली झूठी खबर थी। कई स्टूडेंट्स स्कूल के सामने जमा थे। उन्हें तो लोकल रूमर्स कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तभी अचानक उनका ध्यान भटक गया उस फिगर की तरफ जो पास आ रही थी। वो थी स्कूल की ब्यूटी चुच चिंगली। भीड़ में तुरंत ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद वो आज अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। उनके अनुसार वो रिश्ता सिर्फ उसकी तरफ से एक चैरिटी था। चुचू चिंगली को पहले ही चिंगचोंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था, जबकि उसका बॉयफ्रेंड किसी ढंग की यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाया था। उनका फ्यूचर अब पूरी तरह अलग अलग रास्तों पर था। चु किंगली ने फोंग यी के पास आकर उसका ध्यान खींचा। फोंगी ने थोड़ा क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि उसने सब सोच लिया है और अब ये रिलेशनशिप रियलिस्टिक नहीं है। स्कूल टाइम की मोहब्बत एक वक्त पर आकर टूट ही जाती है, जब इंसान समझ जाता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने। एक साथ जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कंपैटिबिलिटी भी चाहिए होती है, और इन सब रीजंस की वजह से उन्हें रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि चाहे फोंगी कितनी भी कोशिश कर ले उसे वापस जीतने की, ये नामुमकिन है। फोंग यी चुप रहा। ये देखकर लोगों ने सोचा कि वो इतना शॉक्ड है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिरकार वो स्कूल की ब्यूटी थी। सबको लगा कि वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो बस यही सोचा कि वो उस अमीर और खूबसूरत लड़की के लायक था ही नहीं। जैसे एक मेंढक हंस को पाने की कोशिश कर रहा हो। शांत नजर के साथ फोंगी ने ब्रेकअप के लिए हाँ कर दिया, जिससे चू चिंगली और बाकी सब लोग शॉक में आ गए। जब उसे कुछ कहने को नहीं बचा तो हमारा लड़का पलटा और वहां से जाने लगा। वो घबरा गई और उसे पुकारा। तेज नजरों से उसने मुड़कर पूछा, अब क्या चाहिए? उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने साफ कर दिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहा है या क्या चाले चलेगा। वो उसके पास वापस नहीं आने वाली और ये बात क्लियर होनी चाहिए। फोंगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खुद को ज्यादा मत समझो, स्कूल ब्यूटी। ये सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और वो थोड़ा ब्लश कर गई। बाकी सब लोग फोंग यी के एटीट्यूड पर दंग थे। फोंगी जानता था कि चू चिंगली और बाकियों को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। उसे पता था कि सोसाइटी के करंट रूल्स जैसे पैसा और एजुकेशन जल्द ही राख बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो एक आने वाली तबाही से लौट कर आया है, एक ऐसा इंसान जो दोबारा इसी टाइमलाइन में जन्मा है। इसीलिए जो चू चिंगली उसके सामने खड़ी थी, वो उसके लिए बस किसी और जिंदगी की एक अजनबी थी। फोंगी स्कूल से निकल गया। उसके पास करने को ज्यादा जरूरी काम थे। उसके लिए स्कूल ब्यूटीज और रेप्यूटेशन जैसी चीजों की अब कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पूरी तरह बदलने वाला था। असल क्राइसिस तो ब्लू स्टार पर पूरी मान्यता के ऊपर मंडरा रही थी। ये सब शुरू हुआ बीती रात, जब फोंग यी की नींद खुली और कुछ अजीब दरारों ने उसे भविष्य दिखाया। और फिर सिस्टम ने इन्फॉर्म किया, ऑरा रिकवरी डिटेक्ट की गई है। इसकी फुल एक्टिवेशन होगी 364 दिन 11 घंटे और 59 मिनट में। और जैसे हाई ये होगा, दुनिया में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। फोंगी थोड़ा कंफ्यूज था।
कई रहस्यमयी फिगर्स उसके सामने आए और सिस्टम ने रिवील किया कि अब सोसाइटी के रूल्स दोबारा लिखे जाएंगे। कल्टिवेटर्स का युग आने वाला है और ताकत ही नई पहचान बनेगी। हमारा लड़का थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? तभी एक अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकने लगी। एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था कि यह सिस्टम ब्रह्मांड के छोर से आया है, कॉस्मिक सीक्रेट्स और टॉप टियर एल्गोरिदम से बना है। इसका काम है कि होस्ट द्वारा छुए गए स्पिरिचुअल मटेरियल्स के आधार पर कल्टीवेशन टेक्निक्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करना। अभी की स्थिति दिखा रही थी, करंट टेक्निक्स 0। फोंगी ने हाथ आगे बढ़ाया और हैरानी से देखा कि उसका हाथ सिस्टम विंडो के आर पार चला गया। तभी एक ताकतवर मॉन्स्टर सामने आया और जोर से दहाड़ने लगा। फोंगी जड़ हो गया, डर से उसकी आंखें फैल गई। उस मॉन्स्टर के मुंह में एक लाश थी और सिस्टम ने रिवील किया कि यह उसका ऑर्डिनरी इंसान के तौर पर अंत था और ब्लू स्टार पर अरबों लोगों की भी यही किस्मत होगी। फोंगी ने घबराकर सलाइवा निगली और उसके दिल में डर भर गया। उसने हाथ सीने पर रखा और उसकी आंखों में चिंता उभर आई। फोंगी सोचने लगा और उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगी। वो तब बस एक एवरेज इंसान था जो हालातों की आंधी में बह गया था, बस किसी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक दिन डिजास्टर को पार कर पाएगा। लेकिन उसने अपने देश को गिरते देखा, अपने लोगों को तकलीफ में देखा और आखिरकार वो म्यूटेटेड बीस्ट से नहीं बच सका। उसे याद आया कि वो डिस्पेयर में मरा था, क्रोध से भरा हुआ और बदले की आग में जलता हुआ। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमकने लगी। शायद इसी वजह से सिस्टम ने उसे चुना था, ऑरा रिकवरी के ठीक 1 साल पहले वापस लाने के लिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया, इस बार पूरी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि वो जानता था कि अभी दुनिया के ज्यादातर लोगों को ये बदलाव का आने वाला तूफान बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है। फंगी ने सिस्टम के फ्रैगमेंट्स को छुआ और तय किया कि अब वो ऑरा से जुड़ी हर अनोमली का फायदा उठाएगा। सिस्टम ने नई इवैल्यूएशन शुरू की। हमारे लड़के की आंखों में चमक आ गई जब सिस्टम ने बताया कि कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। एक नया रास्ता अनलॉक हो चुका था और अब अस्तित्व की हर चीज को मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका मिशन था ताकतवर टेक्निक्स और एबिलिटीज को कलेक्ट करना, एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनना और दुनिया को बचाना। शहर में लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि मानवता अब एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। इस बार जवाब अतीत में नहीं मिल सकते थे। अब बस एक ही रास्ता था, अपनी ताकत से ढलना। सब लोग हैरान थे, बस फोंगी को छोड़कर। जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसे कई नोटिफिकेशंस मिली। उसे समझ आ गया कि सरकार ने इन अजीब घटनाओं को न तो कंफर्म किया है और न ही डिनाई, बस लोगों से तैयार रहने को कहा है। ये उसने पहचाना, ये एक्साइनेशन का सटल वार्निंग देने का तरीका था, क्योंकि जो रिपोर्ट्स कभी मिथिकल नॉनसेंस मानी जाती थी, अब वो वायरल हो रही थी। उसकी आंखों में उदासी आ गई, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आ गया। वो जानता था कि एक्साइनेशन का ये इनडायरेक्ट और शांत अप्रोच लोगों को शांत और भरोसे में रखने में मदद करता है। ये तरीका धीमा और मुश्किल था, लेकिन पड़ोसी देशों के क्योस और गनफायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव था। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने बताया था कि वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब था कि उसे वहां जाना चाहिए जहां अनोमलीज हो रही हों। उसका ध्यान फोन पर गया। वो खबर नंबर 1 ट्रेंडिंग में थी। चिंगचंग यूनिवर्सिटी में यूवी इंडेक्स ने इस सदी का हिस्टोरिक रिकॉर्ड पार कर लिया था। इस वजह से हीट वार्निंग जारी किया गया था और नए स्टूडेंट्स को सलाह दी गई थी कि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज थे। उन्हें लगा कि अब तो टॉप यूनिवर्सिटीज भी सेंसेशनलिस्ट मार्केटिंग करने लगी है। सबको यकीन था कि ये झूठ है, बस किसी पेड टॉपिक को ट्रेंड करवाया गया है, क्योंकि ऐसी गर्मी तो लोगों की जान ले सकती है। फैंग यी ने आसमान की तरफ देखा।
बादलों से भरा हुआ था। फिर उसने अपना यूवी मीटर एक्टिवेट किया। रीडिंग थी 0। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि वेदर इतना अलग कैसे हो सकता है, जबकि चिंगचंग यूनिवर्सिटी यहां से बस 15 मिनट की दूरी पर थी। यूनिवर्सिटी से ब्लेजिंग सन की इमेजेस पब्लिश हुई और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा, लेकिन नॉर्थ गेट से एंट्री अवॉइड की जाए क्योंकि वही यूवी इंडेक्स हाईएस्ट है। बाकी सभी गेट्स खुले रहेंगे। फोंगी हल्का सा मुस्कराया। उसे पता था, जब पहली बार अनॉमलीज होती हैं तो लोग उन्हें पब्लिसिटी स्टंट ही समझते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसे मालूम थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी क्योंकि उसका पहला मौका आ चुका था। फैंग यी ने कपड़े बदले और निकल पड़ा चिंगचंग यूनिवर्सिटी की ओर। सभी लोग अम्ब्रेलास लेकर चल रहे थे। इतनी गर्मी थी कि पेड़ों के पत्ते तक झड़ चुके थे। हमारा लड़का सीधे नॉर्थ गेट पर गया, सबसे कम भीड़ वाला गेट। उसे यकीन था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आसमान से चमकती हुई राख गिरने लगी। बाकी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगे ताकि झुलसने से बच सकें, लेकिन फैंग यी की नजर बस उसी पर टिकी रही। वो बैठ गया और उसने फैसला किया कि वो उसे छुएगा। जैसे ही उसकी उंगली राख से टच हुई, एक तेज रोशनी उसमें से निकलने लगी और सिस्टम ने बताया कि उसने यांग एट्रीब्यूट में इंटेंस फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया है और उसका डेटा टेम्पलेट अनलॉक किया जा रहा है। एनर्जी फैंग यी के शरीर में प्रवेश करने लगी, जिससे उसे भीषण दर्द हुआ। एक तेज चमक उसके शरीर से निकलने लगी। लोगों ने अपनी आंखें ढक ली ताकि अंधे न हो जाएं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबको लगा कि वो हैल्यूसिनेट कर रहे हैं। एनर्जी ने उसके कपड़े जलाने शुरू कर दिए, जिससे उसने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और पागल होने लगा। समझ नहीं पा रहा था कि सिस्टम का कंपाइलेशन खत्म हुआ या नहीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो। कंपाइलेशन पूरा हुआ और फैंग यी को यांग एट्रीब्यूट टेक्निक मिली, गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक। कुछ समय बाद चिंगचंग यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का दिन था। हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचती है। एक लड़का उसका सूटकेस उठाने को ऑफर करता है। फिर और लड़के उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। वो एक कपल को देखती है और हल्की सी हंसी उड़ाती है, लेकिन तभी एक तेज गोल्डन लाइट चमकती है, जिससे वो और बाकी सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, सभी नॉर्थ गेट से दूर रहें। वो लड़की गंभीर हो जाती है और देखने का फैसला करती है कि हो क्या रहा है। नॉर्थ गेट पर एक जबरदस्त गोल्डन एनर्जी फूट रही थी। धुएं से एक डार्क फिगर उभरता है, जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वो गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में एक तेज गोल्डन लाइट चमकने लगती है। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो बताती है कि उसने एक नई टेक्निक बनाई है और उसे 50 पॉइंट्स मिले हैं। वो स्क्रीन को देखता है और सोचता है, ये पॉइंट्स किस काम के हैं? फिर सोचता है, अभी जरूरी नहीं है, बाद में काम आएंगे। टाइम बीतता है। अब रात हो चुकी है। आसमान में एक अजीब दिखने वाला चांद है। फैंग ये अपनी नई ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करता है। अगले दिन आसमान में तेज सूरज है और यूनिवर्सिटी में एक नई एनर्जी फैल रही है। कुछ स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि आसमान एक पल के लिए अंधेरा और ठंडा हो गया और वो नॉर्थ गेट की तरफ दौड़ते हैं। भीड़ वहां इकट्ठा हो चुकी है। सब जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी का डीन गुस्से में है। पूछता है कि किसी ने वार्निंग को क्यों इग्नोर किया। एक ग्रुप भीड़ को चीरता हुआ आगे आता है और सभी उनके लिए रास्ता बनाते हैं। एक हुडेड इंसान गंभीर चेहरा लिए डीन से कहता है कि नॉर्थ गेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। उसी मोमेंट में सिस्टम फैंग यी को बताता है, तुमने एक पोल्यूटेड एरिया को क्लीन कर दिया है। अब उसे पता चलता है कि सरकार को पहले से इन जगहों की जानकारी है और वो सोचने लगता है कि क्या और लोग भी हैं जो उसके जैसे हैं। एरिया में लोगों के ना घुसने की अलर्ट सुनकर
हमारे लड़के को समझ आ गया कि अब मामला सीरियस हो चुका है। स्टूडेंट्स ने कुछ यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को देखा और सोचा कि क्या ये आर्मी से है। ऊपर एक रूफटॉप से फोंग यी ने देखा कि डिस्टर्बेंस पर काफी अटेंशन मिल रही है। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। उसने तय किया अब उसे निकल जाना चाहिए और वो बिल्डिंग से नीचे कूद गया। नीचे वो रहस्यमयी हुडेड इंसान क्रैक्ड जमीन पर चल रहा था। एनर्जी के असर से जमीन फटी हुई थी। उस फिगर ने सीन को ध्यान से देखा। वो जमीन पर झुका और एनर्जी के बचे हुए निशान महसूस करने के लिए हाथ लगाया। फिर उसने जमीन का एक टुकड़ा उठाया और जांचने लगा कि असल में हुआ क्या था। हुडेड फिगर ने उस टुकड़े को स्टडी किया और समझ गया कि ये एनर्जी किसी इंसान ने पैदा की थी। तभी ऑफिशियल्स ने स्टूडेंट्स को वहां से हटाना शुरू किया, जबकि हुडेड इंसान दूर से सब कुछ देख रहा था। भीड़ में लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड शॉक थी, ये सुनकर कि ये सब सिर्फ एक इंसान ने किया है। उसी वक्त उसने किसी को दूर छलांग लगाते हुए देखा और सोचने लगी कि क्या वो उसका एक्स था, लेकिन फिर झटक कर वो ख्याल निकाल दिया। उसके मार्ग से तो वो इस स्कूल में आ ही नहीं सकता था। दूर फोंग यी के घर पर सूरज ढल चुका था और रात हो चुकी थी। वो बेड पर लेटा था और कंप्लेन कर रहा था कि ठंडे शावर के बाद भी उसका शरीर अब तक गर्म है। गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ये भी चिंता थी कि आज जो कुछ हुआ उससे शायद किसी ने उसे नोटिस किया हो। उसने अपना फोन उठाया और एक पॉपुलर न्यूज स्टोरी देखी, कल्टिवेशन एसोसिएशन के बारे में। उसे याद आया कि पहले सब इसे इंटरनेट की एक मजाकिया बात मानते थे। उसे अचानक यूनिवर्सिटी में आए हुडेड लोग याद आए। शायद वो इसी एसोसिएशन से थे। क्यूरियस होकर उसने पूरी न्यूज पढ़नी शुरू की। उसमें बताया गया था कल्टिवेशन के अलग अलग लेवल्स के बारे में, गोस्ट एक्ट से लेकर टोटल ट्रांसेंडेंस तक। कमेंट्स में लोग इसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन फंगी सोचने लगा, क्या ये अनाउंसमेंट सच है? उसे लगा कि अपनी पिछली जिंदगी में एक आम इंसान होने के नाते वो इन सब बातों से अनजान था। बेड पर बैठा वो कल्टिवेशन एसोसिएशन के बारे में सोचने लगा और डिसाइड किया कि वो अपनी टेक्निक फिर से ट्राई करेगा। उसने आंखें बंद की और फोकस करके ट्रेनिंग शुरू की। उसी पल उसका शरीर पसीने से भर गया, क्योंकि एक ताकतवर गोल्डन एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी। वो अपने कमरे में हवा में ऊपर उठने लगा। चारों ओर एक तेज गोल्डन ग्लो फैल गया। उस पर एक रोशनी पड़ी और सिस्टम ने बताया कि उसका पहला स्टेप है अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना कि वो स्वर्ग और धरती की ताकत को सह सके। उसने एनर्जी को कंट्रोल किया और उसे एक डिवाइन एक्स का आकार दे दिया। उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं और वो एक कॉन्फिडेंट स्माइल देने लगा। खुद को पूरी ताकत से भरा हुआ महसूस कर रहा था। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने डूश लेवल हासिल कर लिया है और उसे 50 और पॉइंट्स मिल गए हैं। उसे पॉइंट्स याद आए। उसने स्क्रीन पढ़ा, एक नया पाथ अनलॉक हो चुका था। सिस्टम ने समझाया कि इन पॉइंट से कंपाइल्ड डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट में डाला जा सकता है। फैंग यी ने सोचा कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट में ताकत डाल सकता है तो एक वेपन को भी यूनिक बना सकता है। उसकी नजर टेबल पर रखे एक मग पर पड़ी। उसने हाथ मग की तरफ बढ़ाया, एक गोल्डन ग्लो के साथ। सिस्टम ने पूछा, क्या तुम एक पॉइंट का इस्तेमाल करके यांग एट्रीब्यूट को इस मग में डालना चाहते हो? उसे समझ आ गया, ये किसी आइटम को एन्चांट करने जैसा है जिससे उसमें स्पेशल पावर आ जाए। उसने सोचा, अगर वो ये किसी वेपन पर करता है तो वो उसका खुद का स्पेशल आइटम बन जाएगा, लड़ाई के लिए परफेक्ट। फिर उसने शेल्फ पर रखा एक छोटा तलवारनुमा ऑब्जेक्ट देखा और तय किया कि वो इस पर ट्राई करेगा। अगर ये टेस्ट सफल हुआ तो वो एक असली वेपन खरीदेगा ताकि मॉन्स्टर्स के लिए रेडी हो सके। अचानक रात के बीच में बिल्डिंग के बाहर से एक अजीब आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींचा। बाहर एक काला क्रीचर बड़े बड़े क्लॉस के साथ फोंग यी के अपार्टमेंट को देख रहा था।
उसकी ग्लोइंग लाल आंखें और अंधेरे में नुकीले दांत, वो किसी डीमोनिक रैबिट जैसा दिख रहा था और बिल्डिंग पर हमला करने ही वाला था। लेकिन अंदर अपार्टमेंट में लड़के को कोई अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। बेड पर लेटा हुआ वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था अपनी नई कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वो सोच रहा था कि ये आवाज, जो किसी चूहे जैसी थी, आई कहां से। उसे लगा ये घर के अंदर से नहीं थी, नहीं पाइप से, शायद किसी पड़ोसी के पेट की आवाज थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने सोचा कि उसकी सुनने की ताकत अब बढ़ गई है, तो पड़ोसियों की आवाज सुनना आम बात है। फिर उसने ध्यान लगाकर उस आवाज को और अच्छे से सुना, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि कुछ सही नहीं है। वो अलर्ट हो गया। फैंग यी ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था वही डरावना क्रीचर, हॉलवे के अंधेरे में। वो अजीब क्रीचर, लाल आंखों वाला, उसे घूर रहा था, हमला करने के लिए तैयार। फैंग यी चौंक गया और उसने उस म्यूटेटेड बीस्ट को पहचान लिया। उसकी पुरानी जिंदगी की एक मेमोरी उसे डरा गई। उसी वक्त एक ड्रोन शहर के ऊपर रात में उड़ रहा था, ये दिखाने के लिए कि बाकी लोग भी खतरे के बारे में जानते थे। एक इमारत की छत पर एक लड़की खड़ी थी, शिकायत कर रही थी कि अब तक उस रैबिट को नहीं पकड़ पाए जिसने रेयर फ्रूट खा लिया था। लॉलीपॉप मुंह में डाले वो लड़की काम और कॉन्फिडेंट लग रही थी, मिशन को लेकर सीरियस थी। फिर उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि टारगेट की अपडेट्स उसे मिलती रहें। इसके बाद वो मिस्टीरियस लड़की बिल्डिंग की छत से कूद गई, चेस शुरू करने के लिए। तेजी से गिरती हुई वो बड़ी स्किल के साथ शहर की इमारतों के बीच मूव करने लगी। अचानक उसे म्यूटेटेड बीस्ट की पावर महसूस हुई और समझ गई कि अब वो उसके काफी करीब है। उसकी आंखों में चमक आई और आखिरकार क्रीचर उसके सामने था। अब वो लड़ाई के लिए तैयार थी। हंटर रूफटॉप पर जोर से उतरी। उसकी मूवमेंट्स में गजब की स्किल थी। बिल्डिंग की दीवार पर दौड़ती हुई उसे ऑर्डर मिला कि टारगेट को किसी भी हालत में पीछा करना है। परफेक्ट लैंडिंग के साथ वो लड़की बिना रुके पीछा करती रही। बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते हुए उसने वार्निंग दी कि क्रीचर ने एक स्पेशल फल खाया है और वो इवॉल्व हो सकता है। उसी वक्त एक आदमी जो रात में काम कर रहा था, उसने अपनी खिड़की के पास कुछ तेज जाते हुए देखा और वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया। वो सोचने लगा कि क्या वो कुछ देख रहा है या उसका वहम है, लेकिन उसका बॉस उस पर चिल्ला पड़ा कि बस खड़ा क्यों है। इसी बीच हंटर चांद के सामने 65वीं मंजिल पर एक परछाई की तरह खड़ी थी। अपार्टमेंट के अंदर फैंग यी उस अजीब क्रीचर का सामना कर रहा था जो उस पर जोर से चीख रहा था। फैंग यी की आंखों में अब गोल्डन ग्लो था और उसे पता था कि अब उसका शरीर बदल चुका है और अब वो उससे बराबरी से लड़ सकता है। क्रीचर ने अपने क्लॉज से हमला किया, लेकिन लड़के ने जबरदस्त स्पीड से डॉज कर लिया। फैंग यी को लगता है कि अब उसकी बॉडी सच में बदल गई है और अब वो हमलों को स्लो मोशन में देख सकता है। हाथ में सन एनर्जी लेकर वो सोचता है कि कोई म्यूटेटेड बीस्ट इतनी जल्दी यहां कैसे आ गया। फिर उसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें याद आती हैं और वो मॉन्स्टर का सामना करता है। उसे पता है कि वो क्रीचर अभी तक पूरी तरह इवोल्व नहीं हुआ है और नाइट उसे और ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल बना देता है। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ता है ताकि उसे रोक सके, वरना बिल्डिंग में सब मर जाएंगे। फॉन्ग यी उस क्रीचर को अपनी एनर्जी से भरे हाथ से पकड़ लेता है। हैरान कर देने वाली ताकत के साथ वो डर के बिना उस अजीब क्रीचर को काट लेता है। वो मॉन्स्टर को कसकर पकड़ता है और उसकी सुनहरी आंखें ठंडी और फोकस्ड नजर से चमकती है। फिर वो जवान क्रीचर को हवा में घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी पूंछ उसकी कमजोरी है। मौका पाकर वो बीस्ट की पूंछ को पूरी ताकत से पकड़ता है। फंगगी उस मॉन्स्टर को खिड़की से टकरा देता है और वो जोर से टूट जाती है। उसका मुक्का सुनहरी रोशनी में चमकता है और वो जोरदार पंच के लिए तैयार होता है।
लड़का एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो हवा में क्रीचर से टकराती है। मॉन्स्टर पूरी तरह उस ब्राइट गोल्डन बीम में ढक जाता है, लेकिन वो क्रीचर अपने पंजों से उस एनर्जी को पकड़ लेता है और उसकी पावर लेने की कोशिश करता है। फैंग ये समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर उसकी यांग पावर चुराने की कोशिश कर रहा है और वो पलट कर लड़ता है। उसे लगता है कि सूरज की शक्ति बहुत ज्यादा है और ये रैबिट खुद को ही बर्बाद कर रहा है। कुछ ही देर में एक गोल्डन एक्सप्लोजन उस मॉन्स्टर को धक लेती है जो इतनी एनर्जी संभाल नहीं पाता। सामने वाली बिल्डिंग में एक कपल शोर से उठ जाता है और आदमी सोचता है कि कहीं ये बिजली तो नहीं थी। फिर वो खिड़की के पास जाता है, लेकिन बाहर कुछ अजीब नहीं दिखता। हमारा हीरो जमीन पर उतरता है। चारों ओर उसकी बची हुई सुनहरी एनर्जी फैली होती है। वो जवान सोचता है कि ये क्रीचर एक भूखे भटकते भूत जैसा था जो उसकी शक्ति को खाना चाहता था। लड़ाई के बाद मॉन्स्टर की आंख जमीन पर गिरती है और उसमें से अजीब काला धुआं निकलता है। गंभीर नजर से वो क्रीचर के बचे हुए हिस्से को देखता है जिसे उसने अभी हराया है। बिना कुछ सोचे वो जोर से उस आंख पर पैर मारता है और बचे हुए बीस्ट को कुचल देता है। उसे समझ आता है कि ये क्रीचर ऑफ द नाइट उसकी विपरीत यांग टाइप शक्ति के लिए बुरी तरह से तरस रहा था। वो जवान सोचता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो ये मॉन्स्टर बिल्डिंग के सब लोगों को आसानी से खा जाता। इसी से उसे पता चलता है कि अब उसे आगे के खतरों से लड़ने के लिए और टेक्निक्स सीखनी होंगी। इसी बीच एक रहस्यमयी लड़की चांदनी रात में हवा में कूदती है, एक हंटर की तरह दिखती हुई। गजब की स्पीड के साथ वो जवान लड़की एक बिल्डिंग की साइड से बहुत तेजी से नीचे दौड़ती है। जब वो सीन पर पहुंचती है तो उस मिस्टीरियस हंटर की आंखें हैरानी से खुल जाती है। रात के सन्नाटे में खड़ी वो सोचती है कि कहीं कोई और तो उसका टारगेट नहीं मार गया। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर वो नोट करती है कि टारगेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अब वो नाइट एट्रीब्यूट वापस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्सों को छूती है, उसे एक सुनहरी एनर्जी चौंका देती है जो अभी भी वहां मौजूद है। वो लड़की फिर तेज गर्मी और जलती हुई शक्ति को महसूस करती है, जिससे वो तुरंत पीछे हट जाती है। वो जवान औरत यूनिवर्सिटी गेट की एनर्जी को याद करती है और समझ जाती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस खोज के बाद वो लड़की अपना कम्युनिकेटर ऑन करती है, चेहरा गंभीर और निश्चय से भरा हुआ। वो अपने बेस को बताती है कि टारगेट को एक पावरफुल नए फॉरेनर ने मारा है जिसके पास खास एबिलिटी है। कम्युनिकेटर से एक वॉइस पूछता है कि क्या वही इंसान गेट को भी साफ कर चुका है और रैबिट को भी मारा है। एक आदमी कंफर्म करता है कि उनके पास उस इंसान की कोई जानकारी नहीं है और एसोसिएशन को उसे रिक्रूट करना होगा। सिल्वरहेड लड़की इस प्लान से सहमत होती है। फिर वो बड़ी सावधानी से उस छोटी सी एनर्जी की लॉ को अपनी ड्रेस पर लगे एक कंटेनर में रखती है। उसका बॉस कहता है कि उसे बाकी सारे मिशंस रोकने होंगे और अब उसका सिर्फ एक टारगेट होगा, नए 4 एरनर को ढूंढना। इस पर मिस्टीरियस हंटर शांति से अपना लॉलीपॉप खोलती है। लड़की वो कैंडी मुंह में डालती है और कहती है कि उसे नया आदेश अच्छे से समझ आ गया है। लेकिन मिशन शुरू करने से पहले वो कहती है कि पहले उसे थोड़ा मिल्क टी लेना होगा ताकि वो रिलैक्स कर सके। कम्युनिकेटर की वॉइस सोचती है कि ये रहस्यमयी और ताकतवर इंसान आखिर है कौन। लड़की भी मानती है कि प्रेसिडेंट सही था और अब उसे इस पावरफुल मास्टर से जरूर मिलना चाहिए। फोंगी का दिन शुरू होता है सुनरिसे के साथ। वो स्ट्रेच करता है, ट्रेनिंग के लिए तैयार। उसे पता है कि जल्दी उठना उसकी शक्ति के लिए अच्छा है, इसलिए वो एक और सेशन के लिए खुद को तैयार करता है। लड़ाका अपनी ब्रीदिंग मेथड इस्तेमाल करता है। सुबह की गोल्डन एनर्जी को अंदर लेता है। जैसे ही एनर्जी उसे भरती है, उसकी आंखें गोल्डन पावर से चमकने लगती है। वो गोस्ट एक्स रियल में प्रवेश करता है और टेक्निक की शक्ति को महसूस करता है। एक अचानक बर्स्ट ऑफ एनर्जी उसे चौंका देता है। उसे एहसास होता है कि वो फिर से और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। शक्ति उसके शरीर में बहती है और वो उसे कंट्रोल करने पर ध्यान लगाता है।
वो एक कसकर मुट्ठी बनाता है। अब एनर्जी उसके हाथ में है। वो अपनी की एक्स समन करता है और देखता है कि अब वो हथियार उसे ज्यादा हल्का लग रहा है। वो हथियार के हैंडल को मजबूती से पकड़ता है, अपनी नई ताकत को आजमाने के लिए तैयार। योद्धा सुनहरे एक्स को अपने सिर के ऊपर उठाता है, एक जबरदस्त वार की तैयारी में। वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रियल्म तक पहुंचता है, अपनी पूरी ताकत रिलीज करता है। अब उसकी आंखों में सुनहरी लपटें जल रही होती है, उसकी नई शक्ति दिखा रही है। फंगी का शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त महसूस होता है। इस बदलाव के बाद वो इतनी जल्दी इसलिए ग्रो कर गया क्योंकि उसने पिछले पावर अप से बची हुई एनर्जी का उपयोग किया। फंगी तय करता है कि अब से वो धीरे धीरे और ध्यान से लेवल अप करेगा, एक कदम एक समय में। लेकिन उसकी बढ़ती हुई ताकत बहुत ध्यान खींचती है, इसलिए उसे अब एक ज्यादा प्राइवेट जगह चाहिए। एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी हवा में कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसे सूरज की एनर्जी में बदलाव दिखता है और वो सोचता है कि क्या ये फिर से वही नया लड़का है। फोंगी एक शांत जगह ढूंढता है, नदी के किनारे, ताकि वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सके। एक सिस्टम स्क्रीन सामने आता है और वो कंफर्म करता है कि वो अपने हथियार में एक स्पेशल क्वालिटी ऐड करेगा। उसे याद आता है कि उसने पहले भी ये कोशिश की थी, लेकिन वो आइटम इतनी एनर्जी को सहन नहीं कर सका था। इस बार नया ब्लेड उसकी एनर्जी के साथ काम करता है और एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। एक सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि आइटम एनकोडिंग सफल रहा। अपने नए वेपन से उत्साहित वो तुरंत उसकी जबरदस्त ताकत को आजमाने के लिए तैयार होता है। टेस्ट का रिजल्ट उसे चौंका देता है, उस तलवार की जबरदस्त ताकत देखकर। तलवार से एक बहुत बड़ी सुनहरी रोशनी की बीम आसमान की तरफ निकलती है। योद्धा जमीन पर उतरता है, उसकी तलवार आग में लिपटी होती है और वो महसूस करता है कि ताकत उसके शरीर में दौड़ रही है। वो उस वार से लगभग आग लगा देता है और समझ जाता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। हमले से उठे धुएं का गुबार इतना बड़ा होता है कि उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसे देख चुका होगा और अब उसे वहां से निकलना होगा। एक लड़की तेजी से उस धुएं की तरफ भागती है जो उसने पीछे छोड़ा था। वो शिकायत करती है कि बस एक पल के लिए हटी थी और सब कुछ मिस कर दिया। अचानक वो रुक जाती है। वो देखती है कि नदी वाकई में उबल रही है। एजेंट उस तबाही वाले इलाके के ऊपर उड़ती है, सोचते हुए कि उस नए लड़के ने आखिर किया क्या है। उसे पहले ही अंदाजा है कि अब उसे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि जब से वो आया है सब गड़बड़ हो गया है। तभी दूर एक सुनहरी चमक उसकी नजर में पड़ती है और उसकी जिज्ञासा जाग जाती है। हंटर को जो महसूस होता है उससे वो दंग रह जाती है। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी ताकत 1 स्टार से 2 स्टार तक पहुंच गई है और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया है। एसोसिएशन के पास भी ऐसे सिर्फ 2 हथियार हैं और उन्हें बनाने का तरीका अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं गया है। लड़की को शक होता है कि उसे ये ताकत अकेले में कैसे मिल गई, लेकिन फिर सोचती है कि शायद वो गलत है और तय करती है कि पहले उसके फैलाए हुए गड़बड़ को साफ कर दे। काफी दूर फांग यी सोचता है कि अब उसके हथियार में यांग की विशेषता है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा चाहता है। सिस्टम कुछ भी एनकोड कर सकता है, तो वो प्लान करता है कि इस तलवार में और गुण जोड़ देगा। अचानक उसका फोन बजता है। किसी अनजान शख्स का मैसेज आता है। उसे पूरी तरह भूल गया था कि उसकी प्रोफाइल प्राइवेट नहीं थी। अब कोई अजनबी उसे पायोनियर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। वो चौंक जाता है जब जानता है कि ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए कम से कम घोस्ट एक्स रियल्म का होना जरूरी है। वो अजनबी एक नए पॉल्यूशन जोन की बात करता है और उसे ग्रुप हंट के लिए बुलाता है। वो लोकेशन मांगता है और अजनबी उसे शैडो रिवर के लावा ड्रैगन की एक फाइल भेजता है। उस जोन में लावा और वही यांग विशेषता है जो अब उसके पास है, इसलिए फांग यी उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। काफी दूर बिनमुड डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप किसी ओल्ड ली के दोस्त का इंतजार कर रहा होता है। एक मेंबर कहता है कि लड़की का मैप इतना अच्छा था कि वो आराम से वहां पहुंच गया।
ब्लॉन्ड लड़की सबको आने के लिए धन्यवाद कहती है और बताती है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। वो कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और उसे इस बात से निराशा होती है कि यहाँ के पायोनियर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बहुतों को नहीं पता कि कल्टीवेशन एसोसिएशन एक गवर्नमेंट ग्रुप है। उसमें एंट्री मिलना बहुत मुश्किल था और उसके परिवार को फेवर मांगने पड़े थे, इसलिए वो फेल होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी एक एक्सप्लोरर देखता है कि न्यूबी आ चुका है और उसका नाम लेकर पुकारता है, फांग। फांग ये अपनी नई तलवार के साथ जबरदस्त एंट्री करता है और ग्रुप को अपना परिचय देता है। एजेंट उसकी ताकत से चौंक जाती है, लेकिन देखती है कि उसकी ऑरा डरावनी नहीं बल्कि गर्मजोशी भरी है। चूंकि अब टीम पूरी हो चुकी है, लीडर सिग्नल देती है और वो लोग केव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं। फांग ही आगे बढ़ने का फैसला करता है और ब्लॉन्ड एजेंट से कहता है कि लाइट का ध्यान रखे। ग्रुप केव में चलता है और उनमें से एक फांग को ढीले पत्थरों के बारे में सावधान करता है। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि ये जगह अभी तक ज्यादा गर्म क्यों नहीं है। फांग ये सोचता है कि टीम ने उसे कितनी जल्दी स्वीकार कर लिया और महसूस करता है कि इस कठिन समय में ये दोस्ती सच्ची लगती है। फांग ये आगे बढ़ता जाता है और उसके पैरों के नीचे की जमीन का रंग बदलने लगता है, जो बताता है कि खतरा पास है। अचानक वो एक बहुत बड़े ओपनिंग में पहुंचते हैं और हैरान रह जाते हैं जब सामने उबलते लावा की एक नदी दिखती है। बिना देर किए फांग खतरे की तरफ भागता है और ब्लॉन्ड एजेंट चिल्ला उठती है कि इतना लापरवाह मत बनो। सबको चौंकाते हुए योद्धा अपनी तलवार सीधा लावा में घुसेड़ देता है। एक्सप्लोरर घबरा जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। एक जोरदार धमाका पूरी टीम को पीछे फेंक देता है और फांग यी का सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड समस्या डिटेक्ट करता है और डेटा को एनालाइज करने लगता है। जब उसने अपनी तलवार लावा में डाली, सिस्टम ने उस अजीब घटना का विश्लेषण किया और एक नई ताकत का खुलासा किया, इनर फ्लेम, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंटरनल टेम्परेचर और विस्फोटक गुण थे, और स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक, जो तब एक्टिवेट होती जब तलवार को खींचा जाता और तलवार आग और बिजली से ढक जाती। संकल्पित, फांग यी ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखें और तलवार दोनों जलती हुई ऊर्जा से चमकने लगे। ये टेक्निक उसकी टांग तलवार के लिए एकदम परफेक्ट थी। नीचे बाकी एक्सप्लोरर्स जो पहले वाले धमाके से पीछे फेंके गए थे, हैरान रह जाते हैं जब फांग यी आग के एक बवंडर के बीच में बिना किसी नुकसान के खड़ा होता है और समझ जाते हैं कि उसका हथियार लावा की ताकत को सोख रहा है। फांग यी फिर अपने स्क्रिप्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके स्कारलेट फ्लेम विशेषता को हमेशा के लिए अपनी तलवार में एम्बेड कर देता है, जो अब ऊर्जा से जल रही होती है। जब आग शांत होती है, उसके साथी मानते हैं कि शायद उसे एक छोटा कल्टीवेशन एक्सीडेंट हुआ था और अब वो रिकवर कर चुका है। ग्रुप बहुत उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब उन्हें महसूस होता है कि केव की स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेबल हो चुकी है। उनमें से एक खुश होकर कहता है कि अब वो इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि दूसरा, जो अपनी कल्टीवेशन जर्नी शुरू करने ही वाला था, खुशी से शाओया का नाम पुकारता है। ब्लॉन्ड एजेंट शाओया उन्हें ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती है कि वो पहरा देगी, और टीम उसे इस मौके के लिए धन्यवाद देती है। अचानक ये शांति टूट जाती है जब शाओया एंट्रेंस पर कुछ लोगों के आने का एहसास करती है और चेतावनी देती है कि दूसरे पायोनियर्स आ रहे हैं। 3 मस्कुलर आदमी अंदर आते हैं, जिनमें से एक की एक आंख पर पैच होता है और उसकी लाल आंखें चमक रही होती है। वो घमंड से कहता है कि अब ये संसाधनों से भरपूर इलाका उनका है। शाओया चिंतित हो जाती है क्योंकि वो पहचानती है कि ये तीनों 1 स्टार घोस्ट एक्स रियल्म के हैं, एक ऐसा लेवल जिसे उसकी टीम चुनौती नहीं दे सकती। खतरा होने के बावजूद शाओया उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वो विनम्रता से कहती है कि वो पहले पहुंच गए थे और चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिप्लोमेसी का मजाक उड़ाया जाता है। आंख पर पैच वाला लीडर उसकी लेवल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि या तो भाग जाओ या अंजाम भुगतो।
शाओया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सोचती है कि इस नए युग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन एक ज़ेया नेशन की एसोसिएशन मेंबर होने के नाते वो तय करती है कि वो ये अन्याय नहीं होने दे सकती। जैसे ही टकराव और बढ़ने वाला होता है, फांग यी शाओया और उस घमंडी लीडर के बीच में आ जाता है। उसकी तलवार जल रही होती है और वो ठंडी आवाज में उस आदमी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम एक लड़की को डराने चले आए? आई पैच पहनने वाला लीडर सन्न रह गया और एकदम चुप हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के फांग यी ने एक विनाशकारी वार किया, जिससे आग का एक धमाका हुआ और तीनों हमलावर दूर जा गिरे। इस हमले की ताकत से फांग यी की अपनी टीम भी ध्यान से चौंक गई। उसे उन त्रासदियों की याद आई जो जो ताकतवर है वही सही है वाले नियम को मानने वालों ने किया था। ऐसे लोगों पर बस जबरदस्त ताकत ही काम करती है। ये समझाते हुए फांग यी ने अपनी तलवार जमीन में उस दुश्मन लीडर के सामने घुसेड़ दी। चारों ओर एक जबरदस्त सुनहरी आभा फैल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। इस दूसरी ताकत की झलक देखकर लीडर डर गया। फांग यी को राक्षस कहकर चिल्लाया और अपने आदमियों को भागने को कहा, जबकि फांग यी बस खड़ा होकर उन्हें भागते हुए देखता रहा। उसकी टीम भागते हुए आई, उसकी जबरदस्त ताकत से हैरान और उत्साहित थी। फांग यी मुस्कुराया और सब कुछ हल्के में लेते हुए बोला कि अब चलना चाहिए। जब टीम वहां से निकलने लगी तो शियाओया मन ही मन फांग यी की दिखी शक्ति के बारे में सोचने लगी। उसने महसूस किया कि फांग यी ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी। उसे यकीन हो गया कि वो एक टॉप टियर पायनियर है। उसने तुरंत तय किया कि उसे ये बड़ी खोज अपनी संस्था को रिपोर्ट करनी चाहिए। दृश्य बदलता है। स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन के ऑफिस में एक महिला फोन पर शिया से बात कर रही होती है और हैरानी से दोहराती है, फिर से एक हाई एट्रीब्यूट पायनियर। ऑफिस वर्कर घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया है, खासकर जब उसके पीछे एक रौबदार आदमी खड़ा होता है। वो बात जल्दी खत्म कर देती है। वो जवान लड़की जो उसके साथ थी खुशी से पूछती है कि क्या वाकई उन्हें 2 हाई एट्रीब्यूट पायनियर्स एक के बाद एक मिल गए। लेकिन उसके ग्रेबालों वाले सीनियर गंभीर होकर उसे टोकते हैं कि इसमें कोई किस्मत की बात नहीं है। वो समझाते हैं कि हर हाई एट्रीब्यूट व्यक्ति एक नए शक्ति केंद्र में बदल जाता है और यही बात उन्हें तनाव देती है। एक धूप से भरे आसमान के नीचे फांग यी शहर लौटता है। वो अपने आप को एक कॉस्प्लेयर की तरह दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत और असली तलवार देखकर लोग और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। चलते चलते उसे पता चलता है कि गुफा में हुए हादसे की खबर वायरल हो चुकी है। वो खुद को कोसता है, इतना ध्यान खींचना ठीक नहीं था। उसे मालूम था कि उसकी इंटरनल फ्लेम का फटना बहुत ज्यादा नजर में आ गया। वो मान लेता है कि उसकी टीम उस पर भरोसा तोड़ने वाली नहीं है, लेकिन अब एक ज्यादा जरूरी बात सामने थी। उसने जो भारी मात्रा में यांग ऊर्जा अब्सॉर्ब की थी, वो उसे एक नई ब्रेक थ्रू की ओर ले जा रही थी। उसे तुरंत एक सुनसान जगह की जरूरत थी और वो पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ा। 5 मिनट बाद उसी पहाड़ पर एक सिल्वर बालों वाली लड़की सु छिंगयिंग, जो एक गार्डन रिस्टोरेशन एक्सपर्ट थी, को अचानक एक जबरदस्त ताकत का एहसास होता है। वो देखती है कि एक तेज रोशनी जैसे छोटा सूरज फूट पड़ा हो। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति 3 स्टार घोस्ट एक्स रियल में ब्रेक थ्रू कर रहा है। उस एनर्जी का स्केल देखकर वो हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस स्तर की ब्रेक थ्रू इतनी भयंकर हो सकती है। जिम्मेदारी और पहचाने जाने की एक हल्की सी झलक से प्रेरित होकर वो उस ऊर्जा के स्रोत की ओर दौड़ पड़ती है। सोचती है कि इस रहस्यमयी व्यक्ति को आज पकड़ कर ही रहेगी। हाइपर माउंटेन के ऊपर फैंग यी अपने ब्रेक थ्रू पर फोकस था। उसने गोल्डन एनर्जी की बड़ी मात्रा को खींच लिया, जो उसके आसपास घूमती रही और फिर उसके सिर के ऊपर एक ब्राइट जैसी बॉल बन गई। जब वो हवा में मेडिटेट कर रहा था, उसके पीछे की पावर ने एक कॉम्प्लेक्स स्टार शेप्ड डिवाइन शेप बना ली।
गोल्डन एनर्जी उसकी स्किन पर चमक रही थी और उसकी आंखें पावर से चमक उठी थी जब वो उस वाइल्ड एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो पावर इकट्ठी हुई और एक जाइंट डिवाइन एक्स का रूप ले लिया जो प्योर गोल्डन और लाइट ब्लू एनर्जी से बना था और पावर से क्रैकल कर रहा था। इसी बीच सुजिन्यांग वहां पहुंची और अचानक रुक गई जब उसने ये अमेजिंग सीन देखा। उसने पूरी डिसबिलीफ के साथ देखा कि वो मिस्टेरियस आदमी अभी अभी बनाए गए डिवाइन एक्स को स्विंग करने वाला था। उसका कंट्रोल का लेवल इनक्रेडिबल था। उसने सोचा कि कोई इंसान इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी परफेक्ट स्किल और स्टेडिनेस के साथ कैसे कमांड कर सकता है। क्या यह आदमी सीक्रेटली सेंचुरीज से ट्रेनिंग कर रहा था? यह सीन उसके दिमाग में एक पेनफुल मेमोरी ले आया। सचिन को याद आया जब उसने खुद गोस्ट एक्स 2 स्टार लेवल का ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी। उसके अपने डिवाइन एक्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके ऊपर वापस आया और उसे खून के छींटे आ गए। वो एक पूरे हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाई थी। वो नेचुरली स्ट्रांग थी, लेकिन तभी वो बैडली फेल हो गई थी। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि यह मॉन्स्टर कैसे इतना पावरफुल ब्रेक थ्रू हैंडल कर पा रहा था। जब वो और करीब गई तो वो और भी ज्यादा अमेज थी। इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी, हर मूव में एक्स का परफेक्ट कंट्रोल और हर बिट ऑफ पावर इतना ज्यादा प्यूरिफाइड था जैसे हजारों बार फिल्टर किया गया हो। ये सब कुछ उसके देखे हुए किसी भी चीज से कहीं ज्यादा था। उसने डिसाइड किया कि ये इंसान सिर्फ एक अमेजिंग मॉन्स्टर नहीं था, वो तो एक गॉड जैसा था जो स्काई से नीचे आया हो। उसने उसकी काम और स्टेडी वे भी नोटिस की। ज्यादातर पायोनियर्स जब फील करते हैं कि उनका ब्रेक थ्रू होने वाला है तो वो तुरंत उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी डीप एक्सपीरियंस और स्ट्रांग माइंड के साथ मूव कर रहा था जैसे ओल्ड टाइम्स का कोई मास्टर हो। उसके थॉट्स रुक गए जब वो जायंट फायरी डिवाइन एक्स मूव करने लगा। उसने उस ऑसम सीन को देखा जब एक्स पर्पस के साथ ईस्ट की तरफ स्विंग हुआ। अपने पावर के पीक पर फैंगी की आंखें प्योर गोल्डन लाइट से जल उठी थी जब रॉ एनर्जी के क्रैक्स उसके चेहरे पर फैल गए और वो एक ब्लाइंडिंग स्टॉर्म ऑफ गोल्डन पावर के अंदर फ्लोट कर रहा था। उसने सफलता से उस ह्यूज एनर्जी को कंट्रोल कर लिया जो उसने इकट्ठी की थी इवॉल्व करने के लिए। उसके बाद एक सिस्टम विंडो अपीयर हुआ जिसने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो गोस्ट एक्स रियल्म 2 स्टार तक पहुंच गया था। नया डिवाइन एक्स अर्थ में स्लैम हुआ, अपनी सारी पावर एक बड़े शॉक वेव में रिलीज करता हुआ जो माउंटेन के अक्रॉस टीयर कर गया। सचिन उस पावरफुल ब्लास्ट में आ गई और उस गोल्डन एनर्जी की वेव के खिलाफ खुद को स्टेडी रखना पड़ा। लेफ्ट ओवर फोर्स ने फॉरेस्ट के बीच एक बड़ा पाथ कट किया और फिर धीरे धीरे फेड हो गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वो मिस्टीरियस आदमी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था। एफर्ट और फ्रस्ट्रेशन से हैवी सांस लेते हुए सू चिंग्यांग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से उसे मिस कर गई, जबकि उसने सिर्फ 30 सेकंड्स में वहां पहुंच किया था। एक वरीइंग थॉट उसके दिमाग में आया। शायद उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रही थी। उसे टेंशन होने लगी कि अगर वो इतना हार्ड टू फाइंड रहा तो उसका मिशन उसे रिक्रूट करने का इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब वो गिव अप करने ही वाली थी तो अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने डिस्ट्रक्शन के पाथ से नजर हटाई और एक जाइंट ओल्ड ट्री की तरफ देखा जो अभी भी एक सॉफ्ट लेफ्ट ओवर गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था। एक नए सर्टेनिटी के साथ उसने जंगल की तरफ, जो खाली लग रहा था, पुकारा। उसने उसे सीनियर कहकर बुलाया और पूछा क्या वो अभी भी एरिया में है। फॉरेस्ट के शैडो से फैंगी अपीयर हुआ। उसका हुडेड बॉडी एक कूल कॉन्फिडेंस दे रहा था। उसकी ग्लोइंग रेड आइज सुइंगिंग पर टिकी हुई थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही इंसान थी जो पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में जांच कर रही थी। देखते ही कि वो पकड़ी गई है, सु चिंगिंग ने अपनी जगह पकड़ ली और प्रॉपर्ली अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि वो फायरफ्लाई स्क्वाड की कैप्टन है जो शिया नेशन के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का हिस्सा है
और नेशन की पहली पायोनियर्स में से एक है। उस एसोसिएशन की तरफ से उसने सिंसियरली उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। उसने एडमिट किया कि वो 2 दिन से उसका पीछा कर रही थी और उम्मीद की उसके मेथड्स ने उस पर बुरा असर नहीं डाला। जब वो बोल रही थी, फोंगी चुप रहा और उसका फेस हुड के नीचे हार्ड टू रीड था। सच चिंगी ने ऐड किया कि जबकि पब्लिक को अभी पता नहीं है, लेकिन एसोसिएशन के लिए सारे ऑफिशियल पेपर्स रेडी है। अंदर से वो काफी नर्वस थी, अपने शब्दों को केयरफुली चूज कर रही थी और टेंशन में थी कि कहीं वो उस पावरफुल इंसान को बॉदर तो नहीं कर रही या गुस्सा तो नहीं दिला रही। उसे पता था कि उसे सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल टोन में बोलना होगा। उसका केयरफुली प्लान स्पीच कट गया जब फैंगी ने सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाई शुड आई जॉइन? ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसके लिए एकदम सरप्राइजिंग था। वो एक मोमेंट के लिए स्टटर कर गई, पैनिक में आ गई कि क्या कहें। उसने तुरंत समझ लिया कि खाली अच्छी बातें कहना किसी इतने स्मार्ट आदमी के सामने बेकार होगा। सच ही उसका आखिरी ऑप्शन था। अपने आप को संभालते हुए उसने एसोसिएशन के पर्पस को एक्सप्लेन किया। उसने बताया कि जिया नेशन चाहता है कि सभी अर्ली पायनियर्स को इकट्ठा करके उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड पाथ पर गाइड करे और उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे। उसने माना कि ग्रोथ अभी मेसी है और एक एसोसिएशन एक फ्री स्पिरिट के लिए केज जैसा लग सकता है, लेकिन उसने उसे बड़ा पिक्चर देखने के लिए कहा। एक बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का रिटर्न आने वाला है और सबको मिलकर खड़े होना पड़ेगा फ्यूचर के अननोन एनिमीज का सामना करने के लिए। उसके पैशनेट स्पीच को सुनने के बाद फैंगी कैजुअली एक ट्री के अगेंस्ट लीन हो गया, थका हुआ और अनइंटरेस्टेड लग रहा था। उसने प्लेन वर्ड्स में उसे कहा कि वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि अभी के लिए वो उस पर या उस एसोसिएशन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। सचिंग उसकी डायरेक्ट रिफ्यूजल से बिल्कुल स्टन्ड और स्पीचलेस रह गई। उसकी आंखें शॉक से फैल गई थी। उसके रिफ्यूजल का सामना करते हुए सच चिंगी डेस्परेट हो गई। शी क्विकली अपने जैकेट से अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड निकालती है, उसे ऊपर उठाकर उसे दिखाती है और तुरंत दोबारा अपना परिचय देती है कि वो सच चिंगिंग है और बताती है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रिटर्न से पहले एक वेल नोन एथलीट हुआ करती थी। उसने उससे उस पर भरोसा करने की विनती की, उम्मीद करती थी कि उसकी पब्लिक आइडेंटिटी उसे ट्रस्ट करने का रीजन देगी। फैंग ये रुकता है और उसकी बातों पर सोचता है। वो थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ अपनी ठोड़ी को छूता है, कहता है कि उसे अब वेगली उसका याद आ रहा है। उसके दिमाग में एक फ्रेम्ड पिक्चर याद आता है जिसमें वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी एज द रनर अप इन द CI नेशंस लॉन्ग डिस्टेंस चैंपियनशिप। उसने रियलाइज किया कि उसकी नेचुरल एथलेटिक स्किल ही उसे इतना फास्ट और अच्छा पायनियर बनाती थी। लेकिन फिर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके दिमाग में उसकी प्रीवियस लाइफ की एक डार्क मेमोरी आई, एक रूइंड सिटी का विजन। उसे याद था कि उसके ओरिजिनल टाइमलाइन में सी नेशन का काम, जिसमें एसोसिएशन भी शामिल थी, आखिर में फेल हो गया था, जिससे ह्यूमैनिटी का एंड हो गया था। अब जब वो अपने सिस्टम के साथ लौट आया था, उसे पता था कि उसे सॉल्यूशन का पार्ट बनना होगा। लेकिन इस वक्त एसोसिएशन ज्वाइन करना सही डिसीजन नहीं था। एक थॉटफुल लुक के साथ उसने वापस एक होपफुल सू चिंग्यांग की तरफ देखा और कंफर्म किया कि उसे उसका याद है। उसने कहा कि वो उसके ऑफर के बारे में सोचेगा और उसके जवाब देने से पहले ही वो हवा में जंप करके वहां से चला गया। उतनी ही तेजी से वो सू चिंगिंग के पीछे अचानक रिअपियर हो गया, जो अब स्टार्टल्ड थी। उसने उससे एक फर्म कंडीशन दी कि वो अभी के लिए उसकी लोकेशन सबसे सीक्रेट रखे। अपने दिमाग में उसने उसके रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को स्टडी किया और अंदाजा लगाया कि एसोसिएशन उन पावरफुल पायोनियर्स को नाराज नहीं करना चाहती जो उनके साथ नहीं है। उसने इसे एक वीकनेस के रूप में देखा जिसका यूज किया जा सकता है। सू चिंग ने एक डील सजेस्ट की। उसने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन ने उसके ब्रेक थ्रू की एनर्जी डिटेक्ट कर ली थी और उसे एक रिपोर्ट फाइल करनी ही होगी। उसने सजेस्ट किया कि वो एक ऐसी रिपोर्ट भेजे
जो सच और झूठ का मिक्स हो, ताकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो सके और उसके बॉसेस भी खुश हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद फैंग यी उसके प्लान से अग्री कर गया। शगिंग ने फैंग यी को उसके अग्री करने पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन एक पल में ही वो गायब हो गया। वो माउंटेन स्लोप से नीचे उसके पीछे दौड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थकी और अननॉयड वो फॉरेस्ट के पाथ पर अकेले चलती रही, फ्रस्ट्रेशन में मटर करती रही कि कितनी बार वो उसे पकड़ने में फेल हो चुकी है और अब तो वो जानबूझकर उससे अवॉइड कर रहा है। उसने ठंडी सांस भरी, कंप्लेन किया कि कितना टायरिंग काम होता है उसके पीछे छूटी पावरफुल एनर्जी साइंस को एरेज करना। उसके थॉट्स एक वॉइस से कट हो गए जो उसके ईयरपीस में आई। उसे कहा कि वो इस हार्ड टू फाइंड पायनियर के बारे में टेंशन लेना बंद करे और अपने करंट मिशन को याद रखे। वॉइस ने सीरियसली उससे कहा कि वो स्ट्रेंज क्रीचर्स फिर से अपीयर हो गए हैं। सच चिंगयांग एकदम फ्रीज हो गई। उसकी आंखें शॉक से वाइड हो गई जब उसने पूछा क्या वो वाकई वापस आ गए हैं। एक स्कैरी मेमोरी उसके दिमाग में फ्लड हो गई, जिसमें वो ब्लडी माउथ्स और ग्लोइंग रेड आइज वाले टेरिफाइंग वुल्फ लाइक क्रीचर से घिर गई थी। उसने सोचा कि वो उन स्ट्रेंज ब्लडी बीस्ट्स को कभी नहीं भूल सकती। स्टोरी ने बताया कि वो क्या थे, कोल्ड, ईविल और ब्लडथर्स्टी मॉन्स्टर्स जो स्पिरिचुअल एनर्जी के रिटर्न से बने पॉल्यूशन जोन से पैदा हुए थे। उन्होंने वहां से पाओली और ह्यूमंस को खाना शुरू कर दिया। कुछ तो अपने आप को नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में भी छुपा लेते थे। लोगों को मारते थे जब वो लैंड्स को तोड़कर नए पॉल्यूशन जोन्स बनाते थे। अगर उन्हें रोका न गया तो उनकी डिस्ट्रक्टिव नेचर पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को खा जाएगी जब तक कुछ बचा न रहे। अचानक एक हैवी स्टॉर्म सिटी को हिट करता है। नाइट स्काई स्ट्रीट लाइट से नहीं, बल्कि कांस्टेंट वायलेंट लाइटनिंग फ्लैशेस से रोशन होती है। बारिश तेज गिरती है और रेड अलर्ट्स लोगों के फोन्स पर ब्लिंक करते हैं। सीवियर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग के साथ सबको घर में रहने के लिए कहते हैं। एक और अलर्ट अनाउंस करता है कि वायु हुआंग माउंटेन एरिया फ्लड रिस्क की वजह से बंद कर दिया गया है। अपने विंडो से लोग कमेंट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा स्टॉर्म सालों में नहीं देखा। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि शायद कोई पावरफुल बीइंग नियर बाय लाइटनिंग ट्रायल फेस कर रहा हो। रेनी एली में छुपे हुए फैंग इस स्टॉर्म को ग्रिमली देखता है। उसकी रेड आई ग्लो करती है। वो फील करता है कि हवा में लाइटनिंग एनर्जी की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसकी वाइल्ड पावर को पहचानकर उसे समझ आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टॉर्म नहीं, बल्कि एक और अनॉमली है। जब उसकी पावर एक पॉइंट पर फोकस होती है, उसकी आंखें सिटी बिल्डिंग्स के पार स्कैन करती हैं और एक डिस्टेंट माउंटेन पीक पर लॉक हो जाती है जो बार बार लाइटनिंग से हिट हो रहा होता है। उसने स्टॉर्म का सेंटर ढूंढ लिया था। बिना किसी हेजिटेशन के फैंग यी डाउनपोर में दौड़ता है, रूफटॉप्स पर लीप करते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ता है। जब फैंग यी वायु हुआंग माउंटेन के बेस पर पहुंचता है, उसका सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है कि पॉल्यूशन जोन डिटेक्ट हुआ है। उसने पी की तरफ देखा, लेकिन उसकी यूजुअल ब्यूटी के बजाय उसने एक ग्रिम सीन देखा। ट्विस्टेड ट्रीज के बीच स्कैटर्ड स्केलेटल रिमेन्स। एक और सिस्टम नोटिस डेंजर में ऐड करता है। पॉल्यूशन लेवल अननोन है। फिर भी फैंग ये बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है। डार्क, स्टॉर्मी वुड्स में डिटर्मिन्ड लुक के साथ एंटर करता है। जब वो स्टॉर्म के सेंटर के करीब पहुंचता है, उसने देखा एक मैसिव बॉल्ट ऑफ ब्लू लाइटनिंग माउंटेन के समिट पर स्ट्राइक करता है। पूरे एरिया को रोशन करता है। उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया था। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के कमांड सेंटर में ऑफिशियल्स एक टेंस मीटिंग में होते हैं। एक लार्ज स्क्रीन पर एक वॉर्टेक्स ऑफ ब्लू एनर्जी माउंटेन पी के ऊपर दिखाई देता है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट करता है कि माउंट यूएम पर डेंजर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसे क्लोज करना होगा और एक न्यू कॉन्टैमिनेशन जोन घोषित करना होगा। ग्रिमफेस्ट एसोसिएशन लीडर कहता है कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि उसे सच चिंगी को एक और इंपॉर्टेंट मिशन से हटाना पड़ेगा। उसने उससे रिपोर्ट करने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। सचिंग ऑफिशियल्स को बताती है कि इस वक्त माउंटेन पर चढ़ना इम्पॉसिबल है क्योंकि अनस्टेबल थंडर एनर्जी एक्सप्लोड होने वाली है। इस वजह से एरिया को ऑफिशियली ए लेवल कॉन्टैमिनेशन जोन क्लासिफाई किया गया है।
उसने और ज्यादा वरीइंग न्यूज शेयर की। जिस स्पीड से एनर्जी ग्रो हो रही थी, उसके बेस पर माउंटेन जल्दी ही एस लेवल थ्रेट बन जाएगा, जिससे उनका हाईएस्ट इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उसने एक मेजर प्रॉब्लम पॉइंट आउट की। बेस्ड ऑन दैट डेटा, कोई भी एक्सप्लोरर जो उनके पास था, सेफली उस एरिया के पास नहीं जा सकता था। और यह एडमिट किया गया कि खुद वो भी इसे हैंडल नहीं कर सकती थी। एक शॉक की लहर रूम में दौड़ गई जब कैलकुलेशंस ने दिखाया कि ये मिशन इवन हाईली एडवांस एक्सप्लोरर्स के लिए भी सर्टन डेथ के बराबर होगा। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करते हुए एक सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में आदमी ने ऑर्डर दिया कि माउंट वायु हुआंग के फुट को कंप्लीटली सील कर दिया जाए। 24/7 पेट्रोल्स भेजे गए ताकि कोई भी वहां चढ़ने की कोशिश न करे, और एसोसिएशन लीडर ने इस पर फर्मली अग्री किया। उसने डिक्लेयर किया कि उन्हें इस थ्रेट को रोकना ही होगा बाय सीलिंग द माउंटेन, और जब तक एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप न हो जाए, किसी को भी उसके पास जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जब एसोसिएशन को लगा कि माउंट युआंग अब टू डेंजरस है, तब तक फोंगी ऑलरेडी उस जोन के अंदर काफी डीप जा चुका था। बड़े बड़े ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स उसके आसपास क्रैश कर रहे थे। स्टॉर्म रेज कर रहा था, लेकिन फोंगी फर्म खड़ा था, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से बनी गोल्डन ऑरा से प्रोटेक्टेड। लेकिन उसे पता था, सिर्फ स्टॉर्म में जिंदा रहना काफी नहीं था। प्योरेस्ट थंडर एनर्जी को पाने के लिए उसे स्टॉर्म के सेंटर तक, यानी माउंटेन के पीक तक चढ़ना होगा। उसका डिसीजन उसके पास्ट की डार्क मेमोरीज से फ्यूएल था। उसे पता था कि जो क्रीचर्स वो अभी फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ शुरुआत है, और फ्यूचर में और भी ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे। उसने रियलाइज किया कि उसके पास जो करंट फायर बेस्ड पावर्स हैं, वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए काफी नहीं है। उसे खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सिर्फ अपने वेपन पर रिलाय करके काम नहीं चलेगा। लाइटनिंग से घिरे हुए फोंगी ने एक रेयर और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखी थंडर एनर्जी का यूज करके अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने की। फोंगी जानता था अगर उसने ये मौका मिस किया तो फ्यूचर के डिजास्टर्स उसे जरूर मार देंगे। उसकी आंखें गोल्डन लाइट से ग्लो करने लगी। उसने अपना फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकाला और एक डिफाइंट रो के साथ उसे सीधा एक मैसिव ब्लू लाइटनिंग बोल्ट में प्लंज कर दिया। वाइल्ड एनर्जी उसके अंदर सर्ज कर गई। उसे टेरिबल पेन होने लगा, लेकिन उसका चेहरा डिटरमिन्ड बना रहा। उसका बॉडी वायलेंटली शेक कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गुजर रही हो। उसने रियलाइज किया कि ये थंडर पावर एक डिवाइन पनिशमेंट जैसा था, जो एक्टिवली उसके खिलाफ लड़ रहा था। स्टॉर्म गुस्से में था कि उसने उसकी टेरिटरी में कदम रखा, और ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि फोंगी गिव अप कर दे। क्योटिक स्काई की तरफ देखते हुए उसने सोचा कि वो इस रॉ फोर्स को अपना कैसे बना सकता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने आप को काम किया और अपने सिस्टम का रूल याद किया। किसी भी पावर को पाने के लिए एनर्जी सोर्स को टच करना पड़ता है। एक गोल्डन ऑरा उसके अंदर से एक्सप्लोड हुआ जब उसने अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक अनलीश की। स्टॉर्म के खिलाफ लड़ने का डिटर्मिनेशन लेकर फोंगी ने जोर से रोर किया और आगे बढ़ता गया, अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड से ब्लू लाइटनिंग स्टॉर्म में एक पाथ कट करता हुआ। उसकी गोल्डन एनर्जी और रॉ स्टॉर्म के बीच का क्लैश एक ह्यूज केओटिक एक्सप्लोजन में बदल गया। स्ट्रेन के कारण उसके मुंह से ब्लड ट्रिकल होने लगा, लेकिन उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से जल रही थी। उसे पता था कि ये एक डेस्परेट गैम्बल था, जिसमें उसे अपने आप को लिमिट तक पुश करना होगा, मरने के लिए लड़ना होगा ताकि जिंदा रह सके। आखिर एक टफ स्ट्रगल के बाद वो पीक तक पहुंच गया। उसने अपना स्वॉर्ड ग्राउंड में प्लंज किया, रॉक को क्रैक करते हुए स्टॉर्म के सेंटर तक पहुंच गया। यहां की पावर और भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। थंडर एनर्जी का एक वायलेंट फ्लड था जो सांस लेना भी मुश्किल बना रहा था। उसने फील किया कि स्टॉर्म का पूरा ध्यान अब सिर्फ उसी पर है, और अब स्टॉर्म सिर्फ उसे पुश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे मारना चाहता था। इस बात को प्रूव करते हुए स्टॉर्म ने अपनी पूरी पावर गैदर करके
एक मैसिव व्हाइट हॉट लाइटनिंग बीम डायरेक्टली उस पर फायर कर दिया। ये एक ऐसा अटैक था जो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। जब फोंगी स्टॉर्म के फाइनल अटैक का सामना कर रहा था, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट डिटेक्ट करके उसे प्रोसेस करना शुरू कर दिया। शहर के नीचे एक टॉल बिल्डिंग से लोग देख रहे थे, अमेज्ड। एक आदमी जो फोटो ले रहा था, उसने कभी इतनी बड़ी लाइटनिंग नहीं देखी थी। एक और आदमी ने वंडर किया कि क्या कोई गॉड ट्रायल फेस कर रहा है, और उसने सोचा कि उसने स्काई में किसी इंसान को देखा भी। माउंटेन के पीक पर फाइट एक ब्रिलियंट एक्सप्लोजन में खत्म हुई। फोंग यी जीत गया। एक सिस्टम मैसेज ने इसे कंफर्म किया, अनाउंस करते हुए कि उसने रिफाइंड डिवाइन थंडर पावर हासिल कर ली है और अब वो हेवनली लाइटनिंग को समन कर सकता है, जिससे उसका बॉडी गॉडलाइक बन गया है। उसे 5 राइटिंग पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। फोंग यी अब हवा में फ्लोट कर रहा था, ब्लू लाइटनिंग और गोल्डन ऑरा से घिरकर। उसने अपने नए पावर को समझा। थंडर एट्रीब्यूट एक टॉप टियर फोर्स थी, अटैक और डिफेंस दोनों के लिए। उसका सन पावर मोस्टली डिफेंस के लिए था, लेकिन थंडर उसके बॉडी को रिफाइन करके इंटेंस एनर्जी में बदल सकता था। उसने डिसाइड किया कि थंडर अब उसका स्पीयर भी होगा और शील्ड भी। उसने ये भी रियलाइज किया कि पावर सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं थी, ये प्यूरिफिकेशन और रीबर्थ के बारे में भी थी। उसने फील किया कि एनर्जी उसके बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथन कर रही थी बिना किसी पेन के। फिर सिस्टम ने उसे एक अपग्रेड ऑफर किया, पनिश ईविल, जो उसे डबल क्रिटिकल डैमेज देने वाला था, और पूछा कि क्या वो अपने राइटिंग पॉइंट्स यूज करके इसे लेना चाहता है। सॉफ्टली लैंड करते हुए फैंग यी ने सोचा कि अब आगे क्या करना है। उसका पहला थॉट था कि इस नए थंडर पावर को अपने टैंक स्वॉर्ड में डाल दे। उसने इस आइडिया को केयरफुली कंसिडर किया, जबकि ये ब्लेड को स्ट्रांग बना देगा। लेकिन उसे टेंशन थी कि शायद ये सन एट्रीब्यूट की प्योरिटी को बिगाड़ दे। उसने ये भी सोचा कि अगर एक ही आइटम में बहुत सारी अलग अलग पावर्स डाल दी जाए तो वो डैमेज हो सकती है या इवन डिस्ट्रॉय भी। अचानक उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। अपने हाथ की तरफ देखते हुए उसने डिसाइड किया कि कुछ अलग करेगा। वो थंडर एट्रीब्यूट डायरेक्टली अपने राइट हैंड में इम्प्लांट करेगा। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, पूछता है कि क्या वो थंडर एट्रीब्यूट को चोजन आइटम में डालना चाहता है। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क आता है जब वो कमांड देता है। तुरंत सारी वाइल्ड ब्लू लाइटनिंग जो हवा में थी उसके राइट हैंड में रश कर जाती है, जब वो स्टॉर्म की पावर को अपने लिए क्लेम कर लेता है। अगले दिन स्टॉर्म डैमेज्ड पीक ऑफ माउंट यूएन पर इमीडिएट डेंजर चुका गया था। नीचे एक क्लिफ के पास सुइंग यिंग और एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मेजर हाली था, काफी सारी बॉडी बैग्स के ऊपर खड़े थे। सचिंग ने रिपोर्ट दिया कि कॉन्टैमिनेशन जोन की एनर्जी स्ट्रेंजली सिर्फ 3 घंटे में अपने सबसे डेंजरस लेवल से माइल्ड लेवल तक गिर गई थी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी अभी भी हवा में थी। मेजर हाली ने सुना और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। कोई वहां था, एक सीकर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिवली इन डेंजरस इवेंट्स को ढूंढता है। सचिन शॉक थी, सोचती हुई कि क्या कोई और सीकर शामिल था और क्या वो जिंदा बच पाया होगा। वो घुटनों के बल बैठी और क्लूज ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि तेज बारिश ने सब एविडेंस धुल दिया होगा। उसने कंक्लूड किया कि सीकर शायद रात को 8 बजे के आसपास सेफली माउंटेन से निकल गया था। मेजर हाली उसके टाइमलाइन से सहमत था। वो अजीब घटना शाम 6 बजे के करीब शुरू हुई थी और आर्मी ने 7 बजे माउंटेन को सील कर दिया था। तो सीकर ने जरूर उससे पहले माउंटेन क्लाइंब किया होगा, जब वो अभी बंद नहीं हुआ था। उसने नोट किया कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि डेंजर ग्रेड एस तक पहुंच जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद एनर्जी अचानक से गिर गई। जहां पे लाइटनिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, वहां खड़ा होकर मेजर ने अपना खुद का एक थ्योरी बताया। उसका मानना था कि सीकर सिर्फ लाइटनिंग से बचा ही नहीं, बल्कि शायद उसके पास
थंडर से रिलेटेड कोई पावर भी थी, जिसने इस डिजास्टर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उसने कंक्लूड किया कि वही शख्स इस सडन चेंज का डायरेक्ट रीजन था। मेजर ने अपना सबसे बड़ा कंसर्न भी शेयर किया। ऐसे लोग सबसे डेंजरस होते हैं क्योंकि ये पता ही नहीं होता कि वो किस साइड में है। सच चिंगी ने अग्री करते हुए कहा कि अगर ऐसा पावरफुल इंसान थ्रेट निकला तो वो जो डिजास्टर ला सकता है वो बहुत बड़ा होगा। उसे जल्दी ढूंढना होगा। माइल्स दूर अपने काउच पर बैठे हुए और आर्मी ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल अनजान, फैंग यी ने अचानक से जोर से छींक मार दी। वापस माउंटेन पर मेजर हाली ने अपना डिसीजन ले लिया। उसने अपने ट्रूप्स को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया, किसी भी कॉस्ट पर इस शख्स को तुरंत ढूंढो। जब उसने ये कमांड दिया, उसने उस मिस्टीरियस टारगेट को एक टेम्पररी कोड नेम दिया, दी टायरेंट। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।